Hello everyone, welcome to my channel Learn and Build, and this video is based on class 12th economics microeconomics book. Basically many 12th class students are facing problems क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कभी नेटवर्क इशू हो जाता है या कहीं पे किसी के यहाँ पे नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आता है, तो काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं. सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड अ सीरीज़ फॉर क्लास 12th इकोनॉमिक्स एंड आज उसी की हम एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1. एंड इसमें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी की इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है, उसको डिस्कस करेंगे. चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हुए हैं, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. So let's start. I have tried to make this video easy and precise, and I hope you'll understand the concepts very well. So let's start. सी द सबसे पहले जो हम लोगों को समझना है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने के लिए. सी अब हमारी इकोनॉमी में हमें हर इंडिविजुअल को काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए. हमारी काफ़ी सारी नीड्स हैं, राइट. हमें वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें फूड चाहिए. फूड में भी हमें वीट चाहिए, हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए. हम सारी चीज़ें खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए. कुछ चीज़ें हम खुद बना लेते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है. तो अब पूरी इकोनॉमी जब इस तरीके से चलती है तो उसमें कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है. सी हम लोगों की वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है ना, वो तो स्केर्स हैं. तो अब किस तरीके से उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए कि आप अपनी नीड की चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके, राइट. अब मैन्युफैक्चरर को भी सोचना होता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, किसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करूँ कि सही क्वांटिटी में मेरे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जो इकोनॉमी की डिमांड को पूरी कर सके, राइट. एंड देन एक बार जो प्रोडक्शन हो गई तो किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सब में. तो ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट. सो अब हम आज पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी किसे कहते हैं. सी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमीज बेसिकली स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आती है और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से आती है. क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स है, रिसोर्सेज कम है, तो हमें चॉइस बनानी पड़ती है, राइट. हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हमें कितने रिसोर्सेज इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लगाने हैं या हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है. सी कभी भी अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो वहीं पे आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी ना. अब मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे जितनी चीज़ें चाहिए मैं चाहूँ तो सारी खरीद लूँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसे कम है तभी तो ये होगी ना कि मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी चीज़ मैं पहले लूँ, राइट, या कौन सी चीज़ कितनी लूँ कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए. सो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है और इन्हीं दोनों पे बेस्ड हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है. फर्स्ट इज व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़. मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, मैं बेसिक नेसेसिटी गुड्स प्रोड्यूस करूँ या मैं लग्जरी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूँ, ठीक है, किसकी डिमांड कैसी है, मैं उस अकॉर्डिंग से चूज़ करती हूँ कि कैसे मैं अपने रिसोर्सेज को यूज़ करूँ कि मुझे सही गुड्स की सही क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाऊँ. हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस. अब एक बार मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कौन से गुड्स कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं, तब प्रॉब्लम दूसरी क्या आती है कि कैसे प्रोड्यूस करूँ. मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करूँ, ज़्यादा लेबर यूज़ करूँ, या मैं मशीन इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करूँ, मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करूँ, या मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ, ठीक है. तो ये चीज़. नेक्स्ट चीज़ हमें क्या होता है कि फॉर हुम आर दीज गुड प्रोड्यूस. मैं किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ और जिसके लिए कर रही हूँ उन्हें किस तरीके से मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी. आप हायर क्लास लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सबके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी. सो ये सब चीज़ें, ये 3 हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहलाती है. ओके. सी नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. अब हमने देखा कि क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से हम इन कम रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमली यूज़ करें कि हम अपने गुड्स और सर्विसेज को ढंग से प्रोड्यूस कर पाएँ कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज की शॉर्टेज ना हो, ठीक है. सो अब हम
अगर हमें टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पता है, तो अब उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स में किस तरीके से उनको रिसोर्सेज को यूज़ करना है, प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने के लिए कितने रिसोर्सेज मैं यूज़ करूँगी, प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करने के लिए मैं कितना रिसोर्सेज यूज़ करूँगी, तो इस तरीके के मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूनिट्स में बात करूँ, मेरे पास 100 यूनिट्स हैं किसी किसी चीज़ की, रिसोर्स की, किसी रिसोर्स की, राइट, और मुझे 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं उससे। अगर मैं चूज़ करती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट ए ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और उसमें मैं 80 यूनिट्स लगा रही हूँ रिसोर्सेज की, तो प्रोडक्ट बी के लिए मेरे पास 20 यूनिट्स बचेंगी खाली। अगर मैं प्रोडक्ट ए में 40 यूनिट्स लगा रही हूँ, तो प्रोडक्ट बी के लिए मेरे पास 60 यूनिट्स होंगी, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। और जब हम इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को एक साथ लिखते हैं या एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, सो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ इकोनॉमी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इन सभी कॉम्बिनेशंस जो हम बनाते हैं, प्रोवाइडेड अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड गिवन सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, तो उस कलेक्शन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ओके, गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, मतलब कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज कितने हैं टोटल पता है, टेक्नोलॉजी कितनी है हमें पता है, कैसी है हमें पता है, ठीक है। सो लेट्स सी इस तरीके से अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ग्राफ को प्लॉट करें, तो इस तरीके का कुछ कर्व बनता है। सी, जो पॉइंट्स आप कर्व पे देख रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई एंड एफ, ये वो पॉइंट्स हैं, जो भी कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स इस लाइन पे प्लॉट होंगे ग्राफ की, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज़ हो रहे हैं। यानी अगर आप इन वाले कॉम्बिनेशंस को चूज़ करेंगे तो आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज़ होंगे। और अगर आप कोई भी पॉइंट्स, लेट सपोज पॉइंट वाई जो कि कर्व से बाहर के एरिया में आ रहा है, अगर आप वो कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो वो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग फीजिबल नहीं होगा। यानी आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे और वो आपके लिए फीजिबल नहीं रहेगा। और अगर आप कोई भी पॉइंट कर्व के अंदर वाला चूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन का, फॉर एग्जांपल पॉइंट एक्स जो आप देख सकते हैं, सो उसका मतलब है कि आप रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी आपने रिसोर्सेज पूरी तरीके से ढंग से यूज़ नहीं करे हैं या फिर एक वेस्टफुल मैनर में यूज़ किए हैं। सो PPF कर्व बना के हमें ये पता लगता है बेसिकली कि कौन सी पॉइंट्स, कौन से कॉम्बिनेशन से हमारे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज़ होंगे। जो भी पॉइंट उस ग्राफ की लाइन के ऊपर, जो कर्व के ऊपर आएंगे, वो कॉम्बिनेशंस है जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज़ होते हैं। उससे अंदर वाले पॉइंट्स जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उससे बाहर वाले पॉइंट्स जो हैं वो नॉट फीजिबल विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। ओके, आप देख सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का अगर आप कर्व देखें, अगर मैं गुड एक्स 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ तो गुड वाई 60 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। अगर मुझे गुड वाई की यूनिट्स ज़्यादा बढ़ानी है, कि मैं चाहती हूँ गुड वाई में जो गुड वाई है, जो प्रोडक्ट वाई है, मैं उसे ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, तो मुझे प्रोडक्ट एक्स के क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास स्केर्स रिसोर्सेज है। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट में ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ा रही हूँ तो मुझे प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। और इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि हर एक एडिशनल यूनिट के लिए जो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, जो दूसरे गुड को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसे मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कि अगर मुझे एक प्रोडक्ट की यूनिट्स को बढ़ाना है तो मुझे दूसरे प्रोडक्ट को फॉरगो करना पड़ेगा, उसकी कुछ यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना कोई भी चीज़ पाने के लिए एक कीमत होती है। सो दैट इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक टॉपिक आता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप की इकोनॉमीज बताई जाती है। एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें सारी जो मेन पावर होती है वो गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है। वो सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को जो होती है इकोनॉमी की, वही प्लान करते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है रिसोर्सेज को। और फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा गुड है लाइक एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट करना है, तो या तो वो गवर्नमेंट होंगी या गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि वो वहाँ इन्वेस्ट
करे या फिर गवर्नमेंट खुद करेगी, मतलब एक ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट जो होगी वो मेन रोल प्ले करेगी और वो ही मेन डिसीजंस लेगी, ठीक है। और जो भी डिसीजंस वो लेगी वो सब सोसाइटी को नज़र में रखते हुए लेगी कि सोसाइटी के लिए डिज़ायरेबल हो। मार्केट इकोनॉमी वो टाइप की इकोनॉमी होती है जहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो मार्केट ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। मार्केट क्या होती है? कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे पीपल बाय और सेल कर सकते हैं कमोडिटी फ्रीली, ठीक है, मतलब आराम से वो बाय और सेल कर सकते हैं कमोडिटी। इट्स नॉट लाइक योर लोकल मार्केट्स कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस ही ज़रूरी है, चाहे फ़ोन पे करें या कुछ भी, मतलब बेसिकली मार्केट इज़ जहाँ पे आप इजीली बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली इतने सारे कंज्यूमर्स होते हैं, इतने सारे बायर्स हैं, इतने सारे सेलर्स हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है एक्टिविटीज़ के लिए, अदरवाइज देयर विल बी क्योर्स। तो मार्केट सिस्टम में क्या होता है, जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो हेल्प करती है इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे एक गुड का प्राइस है जो बढ़ रहा है, ठीक है, किसी गुड का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगेगी तो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उस गुड के, उसको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ इस गुड की डिमांड कम है, तो उसे वो वाले गुड की प्रोडक्शन कम करनी चाहिए। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। अब अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास एक इंडिकेशन जाएगा कि उस प्रोडक्ट को वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, उसकी सप्लाई बढ़ाए। तो इस तरीके से जो प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इस पूरे मार्केट सिस्टम को कोऑर्डिनेट करवाता है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है ना, हाउ मच एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो डिमांड से पता लग जाता है प्रोड्यूसर्स को कि हाँ उन्हें अब जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की वो बढ़ानी है या कम करनी है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करना है ये भी डिमांड से पता लग जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो उन्हें इंडिकेशन मिल जाता है प्रोड्यूसर्स को कि हाँ ये मुझे कम प्रोड्यूस करना है, इसकी जगह मुझे कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जिसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। हाउएवर रियल लाइफ में जो हमारी इकोनॉमी होती है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी सेंट्रल और मार्केट फोर्सेस दोनों एक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे हमने इंडिया में भी देखा ना, तो गवर्नमेंट भी कुछ डिसीजंस लेंगी, इंपॉर्टेंट डिसीजंस कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केट फोर्सेस उसको कोऑर्डिनेट करती है। अब एक और डिफरेंस आता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का। सी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होती है, इसका फोकस होता है बेसिकली इकोनॉमिक फेयरनेस पे, कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है इस वक्त। नॉर्मेटिव वाली है कि कैसी होनी चाहिए, एक वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड है, जबकि पॉजिटिव वाली फैक्ट्स पे बेस्ड है कि कैसे डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। सी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल एजेंट्स जो होते हैं मार्केट के, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से उनके प्राइजेस और क्वांटिटीज़ जो है डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल्स की मार्केट में। बट अगर हम पूरी इकोनॉमी की करें टोटल लेते हुए, ठीक है, हम इकोनॉमी को एज अ होल लेते हुए एग्रीगेट चीज़ देखें, टोटल आउटपुट, टोटल प्राइस, एग्रीगेट प्राइस लेवल, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है। माइक्रो मतलब छोटा लेवल यानी इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हो, मैक्रो मतलब पूरी इकोनॉमी को एज अ होल देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं और चैप्टर 2 जो है एनसीईआरटी का वो शुरू होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को। सी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहती है, अब हम बीइंग अ कंज्यूमर हमें क्या डिसाइड करना होता है, मेन हमारा क्या डिसीजन होता है कि हम अपनी इनकम को कैसे डिफरेंट गुड्स पे स्पेंड करें। मतलब बेसिकली जो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड हमारे पास इनकम है और हमारी नीड्स बहुत सारी है। तो अब हम किस तरीके से चूज़ करेंगे कि किस गुड की कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है, क्या लेना है क्या नहीं लेना, कि हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, राइट। तो हम ऐसे कॉम्बिनेशंस लेते हैं कि हाँ अगर मैं प्रोडक्ट एक्स की 10 यूनिट्स और प्रोडक्ट वाई की 2 यूनिट ले लूँ तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, मेरी नीड सेटिस्फाई होगी या ये मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो ये होती है चॉइस करने की प्रॉब्लम, कि हमें चॉइस करनी है,
चॉइस बना मेक करनी है, ठीक है। वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड हाउ वी गोना स्पेंड आवर इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स, ठीक है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारी लाइक्स पे, ठीक है। हमें क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, जो हमें पसंद होगी उन्हीं में हम चॉइस करेंगे, चूज़ करेंगे, राइट। और दूसरी चीज़, व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय। ऑब्वियसली अब पसंद तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसमें भी मैं क्या अफोर्ड कर सकती हूँ, क्या खरीद सकती हूँ अपनी इनकम में, तो ये भी चीज़ डिपेंड करेगी, ठीक है। और किससे, सो बेसिकली जो भी चीज़ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ उसमें भी मैं प्राइजेस देखूंगी गुड्स के, ठीक है। अब मैं टी अफोर्ड कर सकती हूँ, बट अब वो कौन सी ब्रांड की टी मैं चूज़ करूँगी वो मैं देखूंगी प्राइजेस के अकॉर्डिंग और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, जो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल हो, राइट। सो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंज्यूमर को करनी होती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना स्टडी नाउ। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने से पहले कुछ अजम्पशन होती है। सी जनरली हमें बहुत सारे गुड्स हम लोग डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, राइट। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हम कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर की चॉइस प्रॉब्लम को ढंग से समझ सके, हम हमेशा ऐसी सिचुएशन लेंगे जहाँ पे हमें दो गुड्स के बीच में चॉइस करनी है, ताकि हम ईजिली समझ सके कंज्यूमर बिहेवियर को, ओके। सो यहाँ पे अजम्पशंस ये हम लेते हैं इस टॉपिक में कि सिर्फ दो गुड्स हैं जिसमें से हमें चूज करना है। सी इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आती है, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है जो भी कमोडिटी आप डिमांड कर रहे हो या जो भी कमोडिटी आप ले रहे हो, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसे हम इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, अब चॉकलेट्स है, जिसको चॉकलेट पसंद है उसे चॉकलेट्स आप दोगे तो उसको बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। पर अगर वही चॉकलेट आप किसी ऐसे इंसान को दोगे जिसे चॉकलेट इतनी पसंद नहीं है, तो उसे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, उसे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो एक कमोडिटी, एक सेम कमोडिटी के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी हो सकते हैं डिफरेंट कंज्यूमर के लिए। Also, utility that one individual gets from the commodity can change with the change in place and time. अब फॉर एग्जाम्पल विंटर्स के टाइम पे मुझे एक हीटर, रूम हीटर से जो यूटिलिटी मिलेगी, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो मुझे एक एसी से नहीं मिलेगी। पर जब टाइम चेंज हुआ, समर सीज़न आया, तब मुझे एसी से जितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी मुझे रूम हीटर से नहीं मिलेगी। तो जो हमारी लेवल ऑफ यूटिलिटी है एक कमोडिटी के लिए, वो प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। अब इस टॉपिक में हम दो टाइप के अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम्स कि लेवल ऑफ यूटिलिटी को आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि मतलब मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसे मैं नंबर में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कि मुझे 10 यूनिट्स यूटिलिटी मिल रही है, मुझे 20 यूटिलिटी मिल रही है, तो मैं अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ कार्डिनल एनालिसिस में, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सी टोटल यूटिलिटी होती है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज, अ टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। यानी मुझे एक कमोडिटी की सब जो भी मैं यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ, उससे जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो होती है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा मुझे उसकी यूनिट्स मिलेगी उतनी ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो मोर ऑफ कमोडिटी एक्स प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी जैसे ही मुझे एक और एडिशनल यूनिट मिली किसी कमोडिटी की, तो मेरी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसे मैं मार्जिनल यूटिलिटी कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं 4 बनानाज मुझे मिल रहे थे, उससे मुझे 28 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी मिल रही थी, यानी मुझे 28 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन, 28 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही थी। अब जैसे ही मुझे एक बनाना और मिला, तो मेरी सेटिस्फैक्शन बढ़ गई, मुझे खुशी हो गई कि अरे वाह, एक और बनाने की यूनिट मिल रही है, तो मेरी यूटिलिटी हो गई 30। सो अब देखो, एक एडिशनल बनाना यानी एक एडिशनल यूनिट के होने से मेरी यूटिलिटी में क्या चेंज आया, कि मेरी यूटिलिटी 2 यूनिट्स से बढ़ गई। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5th बनाना क्या हुई, 2 यूनिट्स, कि एक बनाना और ऐड होने से मेरी यूटिलिटी में क्या चेंज आया, तो 2 यूनिट से वो बढ़ गई।
So this is the formula for marginal utility on your screens. ना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जितनी भी हर यूनिट से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती जा रही है उन सबका टोटल यूटिलिटी है कि टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी रही, राइट। और यूजुअली इट इज़ सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। सी जैसे जैसे आप एक एक यूनिट बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहेगी। क्यों? अब आपने मुझे एक चॉकलेट दी, मेरी सेटिस्फैक्शन हो गई, मैं खुश हो गई। मुझे वही 2 चॉकलेट्स दे दी, अब एक चॉकलेट और दे दी, मतलब 2 चॉकलेट्स हो गई मेरे पास, मैं और खुश हो गई। फिर आपने मुझे 3 चॉकलेट्स दे दी, अगेन मेरी सेटिस्फैक्शन बढ़ गई। 4 दे दी, 5 दे दी, बट देन क्या होगा, धीरे धीरे मेरी सेटिस्फैक्शन उससे कम होने लगेगी। मेरे पास वो चॉकलेट्स जितनी आती जाएगी मेरी सेटिस्फैक्शन अब कम होने लगेगी, राइट। कोई यूनिट मेरे पर, जब तक मुझे उसकी यूनिट्स मिल रही हैं, मुझे 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, बट देन धीरे धीरे जो उसको पहली यूनिट को पाने की सेटिस्फैक्शन थी, क्या वो मुझे 6-7 चॉकलेट्स पाने के बाद और मिल रही है उससे होगी? नहीं, कहीं ना कहीं तब मेरी सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगी, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे हर यूनिट की कंजम्पशन के बाद डिक्रीज होनी शुरू होती है, ओके। सी दिस इज द ग्राफ एंड यू कैन सी द रिलेशन कि टोटल यूटिलिटी का जब ग्राफ है, हर यूनिट के साथ मेरा ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, मेरी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जा रही है, राइट। अब एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का, जो आप 5th यूनिट पे देख सकते हैं, जब टोटल यूटिलिटी अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे है, टोटल यूटिलिटी का कर्व अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। उस पॉइंट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व 0 पे होगा, जिस वक्त टोटल यूटिलिटी का पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, यानी यहाँ पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है। अब इसके आगे अगर मुझे और यूनिट्स मिल रही है तो मेरी सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है, अब मुझे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, तो मेरी सेटिस्फैक्शन कम हो रही है। तो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ फॉल होना शुरू होगा और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ नेगेटिव में जाता जाएगा कि अब मुझे हर एडिशनल यूनिट के साथ सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं हो रही है, ओके। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो क्या कहता है कि हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद मेरी सेटिस्फैक्शन जो मुझसे उससे मिल रही है वो कम होती जाएगी, वाइल कीपिंग कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटीज कांस्टेंट। यानी मैं भी एक कमोडिटी की अगर बात कर रही हूँ तो हर उसकी एडिशनल यूनिट के साथ धीरे धीरे मेरी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। ना नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। अब इसी से डिमांड कर्व का कंसेप्ट भी अराइव होता है कि किस तरीके से इसी से हम डिमांड कर्व भी डिराइव कर सकते हैं। सी डिमांड, सबसे पहले तो एक क्विक रिव्यू, डिमांड क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड गिवन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड द डिमांड फॉर द कमोडिटी। कोई भी, अगर मेरे पास 10 रुपये और मैं 50 रुपये की चीज़ 500 रुपये की चीज़ के सोच रही हूँ, विलिंग हूँ बाय करने की, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड क्या होती है कि वो चीज़ जो मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ गिवन प्राइसेस पे और मेरी जो इनकम है उससे, और मैं खरीदना भी चाहती हूँ, तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी मेरी, ठीक है। फिर डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो प्रोडक्ट का प्राइस, दूसरा दूसरे प्रोडक्ट्स का प्राइस। फॉर एग्जांपल अब टी है, अब टी में भी कितनी सारी ब्रांड्स होती हैं, उनके प्राइसेस पे भी डिपेंड करेगा। टी के सब्स्टिट्यूट जो है, जैसे टी की जगह कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी का प्राइस बहुत कम चल रहा है और टी का प्राइस बहुत ज़्यादा चल रहा है तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकती हूँ, राइट। देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा, क्या मैं वो प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे, ऑब्वियसली अगर मेरी प्रेफरेंस का प्रोडक्ट है तभी मेरे अंदर उसकी डिमांड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों पे डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड करती है। और जब ये डिमांड जो होती है जिस प्रोडक्ट की, इसको जब मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करती हूँ तो हमारा डिमांड कर्व बनता है। Demand curve is a graphic presentation of various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at different prices of the same commodity. यानी
₹10 में मैं वो वाली टी की कितनी यूनिट्स खरीद सकती हूँ, अगर वो प्राइस 20 यूनिट हो गया तो कितनी खरीद सकती हूँ, अगर वो प्राइस 5 रुपये हो गया तो कितनी खरीद सकती हूँ, राइट। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो होते हैं कि डिफरेंट प्राइजेस में मैं उस कमोडिटी की कितनी यूनिट्स खरीद सकती हूँ, जब इन कॉम्बिनेशंस को, डिमांड कॉम्बिनेशंस को मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करती हूँ तो डिमांड कर्व बनता है, while holding constant prices of other related commodities and income of the consumer। तो जब मैं ये डिमांड कर्व बना रही हूँ तो उस वक्त मैं अज्यूम कर रही हूँ कि बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो वो उनके प्राइसेस कांस्टेंट हैं और इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी उतनी ही है। तो ये मैं अज्यूम करते हुए कि डिमांड कर्व प्लॉट करती हूँ, ठीक है। सी अब आप डिमांड कर्व पे देख सकते हो, इस तरीके का कुछ डिमांड कर्व बनता है। सो अगर आप देखो तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। क्यों? क्योंकि अब 60 रुपीज़ के प्राइस पे मैं इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1 खरीद रही थी, 2 यूनिट्स खरीद रही थी। जैसे ही प्राइस थोड़ा कम हुआ, ₹40 हुआ, तो मैं 3 यूनिट्स खरीद रही हूँ। प्राइस और कम हो गया तो मैं 5 यूनिट्स खरीद रही हूँ। सो इससे क्या पता लगता है कि एक नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और प्रोडक्ट की डिमांड में, कि अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है तो अब मैं उसकी ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकती हूँ, राइट। सो इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है कर्व। इसकी एक और एक्सप्लेनेशन इससे भी जाती है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगने की वजह से भी ये कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसे? क्योंकि क्या हो रहा है, द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेज विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। हमने यही पढ़ा कि जैसे जैसे मैं एक एक यूनिट और बढ़ाती जाऊंगी, एक एक यूनिट मुझे और मिलती जाएगी किसी प्रोडक्ट की, तो धीरे धीरे जो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जो यूटिलिटी मिल रही है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अब मैं उसकी और एडिशनल यूनिट के लिए ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार नहीं होंगी, यानी हर एडिशनल यूनिट के लिए अब मैं कम प्राइस पे करूँगी। तो हो गया ना नेगेटिव रिलेशन, कि अगर मैं एक एक यूनिट और लेती हूँ तो मैं अब उसके लिए कम प्राइस पे करने को विलिंग हूँ, राइट। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होने का ये रीज़न भी होता है। नेक्स्ट अब हमने जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करी, इजी टू अंडरस्टैंड था, बट इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है कि ये कहता है यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करो, बट एक्चुअली में आप सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं रियल लाइफ में। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं कि किस चीज़ से मुझे ज़्यादा मिल रही है सेटिस्फैक्शन, किससे मुझे कम मिल रही है, बट रियल लाइफ में हम उसे नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। तो इसी वजह से ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आई थी। नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ये एक ऐसा कर्व है जिसपे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो दो प्रोडक्ट्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस के लिए जो कंज्यूमर होता है वो इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट मतलब उसको उन सभी कॉम्बिनेशंस पे सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा, ना किसी पे कम ना ज़्यादा। उस कर्व पे जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो सभी कॉम्बिनेशंस पे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसलिए उस कर्व का नाम होता है इंडिफरेंस कर्व। अब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इंडिफरेंस कर्व में। इट इज सिंपली द रेट एट विच द कंज्यूमर विल सब्सटीट्यूट एप्पल्स फॉर बनाना सो दैट हर टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब इस ग्राफ में देखो, अगर कंज्यूमर 14 यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो वो 20 यूनिट्स ऑफ बनानास ले रहा है। अब अगर उसे बनानास की यूनिट्स बढ़ानी थी, उसने 26 करी, तो उसने एप्पल की यूनिट्स 10 कर दी, कम कर दी, राइट। सो ताकि उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहे, तो अगर वो एक प्रोडक्ट की यूनिट्स बढ़ा रहा है तो उसे दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स कम करनी पड़ेगी, ताकि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम ही रहे, ठीक है। सो ये जो हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक यूनिट के लिए, एक प्रोडक्ट की हर एक नई यूनिट के लिए उसे दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, उसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, ओके। And with increase in the number of bananas, the consumer will feel the inclination to sacrifice small and smaller amount of apples. This tendency for the MRS to fall with increase in quantity of bananas is known as law of diminishing marginal rate of substitution. अब जैसे हमने marginal utility पढ़ा था
कि हर एडिशनल यूनिट के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करनी शुरू हो जाएगी, हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलने लगेगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं बनानास बढ़ाती जा रही हूँ, एप्पल्स कम करती जा रही हूँ। अब सी मेरे पास जितने ज़्यादा बनानास होते जाएंगे उतनी मेरे को उससे सेटिस्फैक्शन कम मिलनी शुरू होगी, और उल्टा जो एप्पल्स मेरे पास कम हो रहे हैं उनसे मुझे सेटिस्फैक्शन की ज़्यादा उम्मीद होगी कि हाँ यार एप्पल्स अगर और होते हैं तो उससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यानी हर एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना के लिए अब मैं कम से कम अमाउंट ऑफ एप्पल सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होंगी, राइट। कि पहले एक यूनिट बनाना की बढ़ाने के लिए मैंने 10 एप्पल्स दे दिए थे, दूसरी यूनिट बनाने के लिए मैं 8 एप्पल्स दे रही हूँ, तीसरी के लिए मैं सिर्फ 7 दे रही हूँ। मतलब मैं धीरे धीरे वो कम एंड कम अमाउंट ऑफ एप्पल्स देने के लिए विलिंग होंगी जैसे जैसे मेरे बनानास का अमाउंट बढ़ता जाएगा। सो इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन प्रोडक्ट एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्ट वाई, ठीक है। और जब आप ये MRS निकालते हो यही होती है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व निकालो, सो सिंपली आपको MRS कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व की स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे एक यूनिट बढ़ाओगे दूसरा यूनिट आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है, दूसरा यूनिट आपको गिव अप करना पड़ रहा है, तो स्लोप कैसी बन रही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। बट इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम नहीं होता, तो ये एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास चाहे 10 रुपीज़ का कॉइन दो या 10 रुपीज़ का नोट दो, एक ही बात है, मेरा सेम ही रहेगा उसके लिए सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो अगर मैं एक 10 रुपीज़ का कॉइन लेने के लिए एक 10 रुपीज़ का नोट सैक्रिफाइस कर रही हूँ, सो इट्स ऑल इन द सेम थिंग, राइट। मेरी MRS जो है, मेरा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो सेम रहेगा, वो घटेगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। अगर मैं एक 10 रुपये का कॉइन लेने के लिए एक 10 रुपये का नोट दे भी रही हूँ तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली 2 10 रुपये के कॉइन के लिए 2 10 रुपये का नोट दे रही हूँ, एक ही बात हो रही है, राइट। तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में MRS डिमिनिश नहीं होता, वो सेम रहता है। और जब कोई चीज़ सेम रहती है, जब कोई कॉम्बिनेशन सेम है, तो स्लोप कैसा बनता है कर्व का? स्ट्रेट लाइन, राइट। अब जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ प्लॉट कर देते हैं, सो वो बन जाता है इंडिफरेंस मैप ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। लाइक आप यहाँ देख सकते हो इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। तो जब मैंने कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के जो बंडल्स है, द कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स कॉल्ड अ इंडिफरेंस मैप ऑफ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर का इंडिफरेंस मैप हो गया जिसमें उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस के इंडिफरेंस कर्व है, राइट। और इंडिफरेंस मैप में हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व में जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। तो कोई भी कंज्यूमर जो होगा वो सबसे ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व को प्रेफर करेगा क्योंकि वो उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब एक चीज़ है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल आप इस ग्राफ में देखिए, अगर दो इंडिफरेंस कर्व हम इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, सी इंडिफरेंस कर्व 1 पे पॉइंट A और पॉइंट B है, तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली इंडिफरेंस कर्व 2 पे पॉइंट C और पॉइंट B है, वो भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। सो अगर पॉइंट C और पॉइंट B का भी सेम लेवल सेटिस्फैक्शन है और पॉइंट A का भी पॉइंट B के साथ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट A और C का भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। पर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पॉइंट C पे तो आपको दोनों ही गुड्स के ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं पॉइंट A से, तो टेक्निकली वहाँ पे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि कोई दो प्रोडक्ट्स के आपको ज़्यादा मिल रही हैं चीज़ें, ज़्यादा यूनिट्स मिल रही है, तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो उस पॉइंट पे मिलेगी। तो ये दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे हो सकते हैं? इसी एब्सर्डिटी की वजह से टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इस तरह के एब्सर्ड रिजल्ट्स आएंगे जो पॉसिबल नहीं।